तत्कालीन राजनीतिक स्थिति। जिस समय चंद्रशेखर ने काशी में पदार्पण किया, उस समय के राजनीतिक काल को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण काल कहा जा सकता है। उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष पूर्णतः शुरू हो चुका था। भारतीय नौजवानों का रक्त अब गुलामी की जंजीरों को उखाड़ फेंकने के लिए मचल रहा था। कितने ही आज़ादी के दीवाने अपने सिर पर कफन बांधकर इस महासंग्राम में कूद पड़े थे। उन्हीं दिनों भारतीय राजनीतिक में एक और महानतम आत्मा का प्रवेश हुआ। वे थे महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका की प्रयोगशाला में अपने अहिंसा नामक अस्त्र का पूर्ण सफल परीक्षण करने के बाद वे भारत लौटे थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई तेज कर दी। देश भर में आज़ादी की मांग के लिए तीव्र स्वर उठने लगे। जगह जगह पर लोगों ने सत्य और अहिंसा के नारे लगाने शुरू कर दिए। ब्रिटिश सरकार के लिए यह परेशानी की स्थिति थी। एक ओर तो विश्व समुदाय के समक्ष वे उन्हें उत्तरदायी न होना पड़े। काफ़ी मंत्रणा के बाद सरकार ने एक समिति के गठन का निश्चय किया। सरकार ने इस समिति के गठन के पक्ष में यह तर्क दिया कि वो भारतीय राजनीतिक एवं कानूनी व्यवस्था में क्रम सुधार करना चाहती थी, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इस समिति के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, भारत भर में क्रांतिकारी गतिविधियों के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना तथा दूसरा, उन्हें दबाने के लिए प्रभावी कानून तैयार करना। सरकार द्वारा दिसंबर 1917 में गठित इस समिति में बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बेसिल स्कॉट, यूपी रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य बर्ते लाइट, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रभात चंद्र मिश्र, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुमार स्वामी शास्त्री और न्यायमूर्ति AST रोलेट आदि सम्मिलित थे। समिति की अध्यक्षता जस्टिस रोलेट कर रहे थे, इसलिए इस समिति का नाम रोलेट समिति था। गठन के कुछ समय बाद इस समिति ने 226 पृष्ठों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसी रिपोर्ट को भारतीय इतिहास में रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके आधार पर भारतीयों की स्वतंत्रता तथा मूल अधिकारों को और भी कम कर दिया गया था। समिति की इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को अपना दमन चक्र चलाने का एक बहाना मिल गया। अब सरकार ने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर न सिर्फ क्रांतिकारी आंदोलनों वरन राजनीतिक आंदोलनों को भी दबाना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत राजनीतिक आंदोलनों को राजद्रोह की संज्ञा देकर उन्हें दबाया जा सकता था। मुख्य रूप से इस समिति की रिपोर्ट ही पुलिस के विचारों के आधार पर तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में गरम दल के कांग्रेसियों, लोकमान्य तिलक तथा विपिन चंद्र पाल आदि देश विशिष्ट राजनीतिक व्यक्तियों को भी चाफेकर बंधुओं तथा खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों के समान बताया गया था। अब रोलेट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पुलिस को जैसे तानाशाही का अधिकार प्राप्त हो गया था, वो जब चाहे जिसे चाहे नज़रबंद कर सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी, तलाशी ले सकती थी अथवा जमानत मांग सकती थी। इसमें कई सिफारिशें ऐसी थी जिनके आधार पर गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को बिना किसी संतोषजनक या पर्याप्त सबूत के भी शीघ्र दंडित किया जा सकता था। इस प्रकार की सिफारिशों से न्यायालय भी प्रभावित होते थे। रोलेट बिल या रोलेट एक्ट के नाम से जाने वाली ये सभी सिफारिशें सरकार के बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर ली। रोलेट एक्ट सन 1919 की शुरुआत में पास कर दिया गया था। इस रिपोर्ट का प्रकाशित होना था कि संपूर्ण देश में आक्रोश एवं असंतोष की लहर दौड़ गई। कांग्रेस ने इसे भारतीय जनता के मौलिक अधिकारों का हनन बताया तथा देशवासियों से इसे काले कानून का विरोध करने की अपील की। महात्मा गांधी ने इस बिल के विरोध में सत्याग्रह करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यह कानून भारतीय जनता के मौलिक अधिकारों का हनन ही नहीं बल्कि मानवीय व्यवस्था के नाम पर एक कलंक है। अगर सरकार अविलंब इस कानून को वापस नहीं लेती तो मुझे सत्याग्रह के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने देश भर में 30 मार्च 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। 30 मार्च के दिन दिल्ली में एक सफल हड़ताल हुई। प्रसिद्ध आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में एक बहुत बड़े जुलूस का आयोजन हुआ। पुलिस की लाठी एवं गोली की चेतावनी के बावजूद इस जुलूस में हजारों लोगों ने भाग लिया। पुलिस की तमाम धमकियों के बावजूद यह जुलूस कहीं भी नहीं रुका और आगे बढ़ता गया।
दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने पुलिस ने जुलूस में शांतिप्रिय ढंग से भाग ले रही निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई और कई व्यक्ति बुरी तरह जख्मी एवं घायल हो गए। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता की एक अभूतपूर्व मिसाल बना। 9 अप्रैल 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की शाही जमा मस्जिद में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए भाषण दिया। दास्ता की जंजीरों को काटने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने सब कुछ भुला दिया था। उनका दीन, धर्म तथा ईमान सब कुछ राष्ट्र बन गया। कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों ने सरकार के इस बिल का जबरदस्त विरोध किया। इस बिल के विरोध की जगह मात्र दिल्ली ही नहीं थी, सारा देश इस कानून का विरोध कर रहा था। सन 1919 में ही अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा था। डॉक्टर किचुल तथा सत्यपाल इस अधिवेशन को सफल बनाने की तैयारी में लगे हुए थे कि अचानक सरकार ने उन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया। इस घटना से जनता में आक्रोश फैल गया। अमृतसर की जनता सड़कों पर उतर आई और कांग्रेसी नेताओं के न चाहते हुए भी हिंसा शुरू हो गई। इस हिंसा का परिणाम यह हुआ कि अमृतसर के इस हिंसक आंदोलन में 5 अंग्रेज मार दिए गए तथा कई मकानों में आग लगा दी गई। अमृतसर से फैलती हुई यह आग गुजरांवाला तथा कसूर तक पहुंच गई। वहां भी कई हिंसक घटनाएं हुई। अपनी गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर सत्यपाल ने गांधी जी को पंजाब आने के लिए एक पत्र लिखा था। 18 अप्रैल को जब गांधी जी पंजाब जाने के लिए रवाना हुए तो उन्हें रास्ते में ही पलवल स्टेशन के पास गिरफ्तार कर बम्बई जेल भेज दिया गया। सरकार ने हालांकि गांधी जी को इसलिए गिरफ्तार किया था कि उनके पंजाब जाने से वहां के आंदोलन में और भी उग्रता आ सकती है, परंतु सरकार की यह सोच पूरी तरह गलत थी। गांधी जी अगर पंजाब पहुंच जाते, वहां के हिंसक आंदोलन को शांतिप्रिय ढंग से पूरा करने की सलाह देते। गांधी जी को हिंसा से कभी प्रेम नहीं था, परंतु उस समय ब्रिटिश सरकार इस बात को समझने के लिए कतई तैयार नहीं थी। गांधी जी की गिरफ्तारी का समाचार जैसे ही पंजाब पहुंचा, वहां की जनता की भावनाओं और भी उग्र हो गई। वहां जगह जगह पर जुलूस निकाले जाने लगे। लोगों ने काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। सड़कें प्रदर्शनकारियों से पूरी तरह भर गई। जुलूस निकाले जा रहे थे, हड़तालें हो रही थी। जगह जगह पर रोलेट एक्ट, हाय हाय के नारे लग रहे थे और जॉर्ज पंचम के पुतले फूके जा रहे थे। जनता के साथ साथ पुलिस भी अब उतनी ही उग्र हो गई थी। अब जब और जहां चाची लाठीचार्ज कर देती थी। प्रदर्शनकारियों को खुलेआम पीट देना तथा जरा सा भी संदेह होते ही बेंत लगाना आम बात हो गई थी। कई लोगों पर पुलिस ने गोलीबारी तक की। पुलिस रोज सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ठूसती। सारी जेलें ठसाठस भर गई थी, परंतु क्रांतिकारियों अभी भी जारी थी। ब्रिटिश सरकार के लाख प्रयास के बावजूद गिरफ्तारियां रुक नहीं रही थी। सरकार ने प्रदर्शनकारियों तथा हड़तालों को समाप्त करने के लिए सभी संभव कोशिश की, परंतु नतीजा शून्य ही निकला। लोग जाति, धर्म आदि की संकीर्ण विचारधाराओं से बाहर आकर अब देश के लिए एकजुट हो गए थे। पंजाब ही नहीं बल्कि भारत हर समय बस देश की आज़ादी के रंग में रंगा नजर आ रहा था। 13 अप्रैल 1919 का बैसाखी का दिन था। यह पर्व पंजाब की खुशी और प्रगति का सबसे पावन पर्व माना जाता है। इसी दिन रोलेट एक्ट के विरुद्ध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, युवा सभी उम्र के स्त्री पुरुष शामिल थे। जलियांवाला बाग चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरा हुआ था। उस 4 दीवारी में आगे जाने का मात्र एक ही रास्ता था, जो काफी सकरा था। इससे होकर वाहन तो क्या 2-4 लोग भी एक साथ बाहर नहीं निकल सकते थे। यह सभा पूर्णतः शांतिपूर्वक संपन्न हो रही थी। एक स्थानीय नेता जनता को संबोधित कर रहे थे कि अचानक वहां जनरल डायर आ धमका। उसके साथ 150 के आसपास सैनिक थे, जिसमें लगभग 50 घोड़े तथा 100 भारतीय थे। डायर ने सैनिकों को बाग में एक ओर खड़ा कर दिया तथा बिना कोई चेतावनी दिए उन्हें उस निहत्थी व बेकसूर जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां चलते ही जनता में भगदड़ मच गई। बाहर निकलने का रास्ता इतना सकरा था कि उस आपाधापी में किसी का भी उस समय उस रास्ते से बच निकलना मुश्किल था। कई लोग तो भागते हुए उस रास्ते पर ही गोली के शिकार हो गए और वो रास्ता भी बंद हो गया। काफ़ी देर तक गोलियां चलती रही और जनरल डायर मासूम व निरीह जनता के साथ खून की होली खेलता रहा। हिंसा का
जो नंगा नाच वहाँ हुआ उसने शताब्दियों में पैदा हुए कितने ही नर पिशाचों के खूनी कारनामों को पीछे छोड़ दिया। उस बाग में एक जगह कुआं था, कई लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में भी कूद पड़े, परंतु उनमें से भी बहुत कम लोग जीवित बच पाए। इस गोलीकांड में सारा विश्व कराह उठा। जलियांवाला बाग के इस गोलीकांड में कुल 1600 गोलियां चली थी। दूसरे दिन प्रकाशित हुई सरकारी रिपोर्ट में सरकार द्वारा बताया गया, और आगे का हम लोग कल बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।